हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स पोर्शन के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो उन सभी को आज हम इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। अगर लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हो यार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। सिंपल सा अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, देन सिंपली वी कैन से दैट स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन क्लास 10th में है भैया, बोर्ड एग्जाम्स है, तो बोर्ड एग्जाम्स में कुछ यूनिक अपने को लिखना पड़ेगा, तभी तो कुछ एडवांस मार्क्स आएंगे ना। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो किससे डील्स करती है? स्टडी ऑफ चार्जेस से। इलेक्ट्रिसिटी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका एक तो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए ना यार, संधि विच्छेद कीजिए। स्टैटिक, स्टे मतलब रेस्ट में है, कहीं पे भी कुछ ना होने वाला है, तो स्टैटिक मतलब की रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी अभी हमने पढ़ा है स्टडी ऑफ चार्जेस। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस अगर किस में है? रेस्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हमने देखा है कि अगर हम किसी भी प्लास्टिक की स्केल को अगर हम रब करते हैं, तो रब करने के बाद प्लास्टिक के पेपर को अगर हम उसके पास ले जाए तो अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स वो जो चार्जेस हैं वो उस रब की हुई पॉइंट पे आकर एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, तभी जाके वो पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यही प्रैक्टिकल अगर आप स्टील की स्केल के साथ करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टील क्या है? एक मेटल है, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के साथ ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन यही है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि अगर हम रब करने के दौरान प्लास्टिक में चार्जेस एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन स्टील के केस में, मेटल्स के केस में चार्जेस क्या है? फ्लो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे फ्लो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। कभी जो आपका कंबल होता है उससे हमको करंट लग जाता है, कभी किसी पर्सन को सडनली टच करने से हमको करंट आ जाता है। एक शॉर्ट करंट हमको महसूस होता है। सडनली आपने चेयर को टच किया किसी को तो आपको करंट। इट मींस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम समझ गए होंगे। वैसे क्लास 10th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 12th में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। मेन हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारी क्लास 10th में इससे हमें मतलब है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट का मतलब क्या है? करंट किस में है? मोशन में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके चार्जेस। तो स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। अगर कोई से भी चार्जेस किस में है? मोशन में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स इसके सारे क्या है? कंडक्टर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के आपके इंसुलेटर्स। ठीक है ना। जैसे कि इंसुलेटर्स क्या है, देखिए इंसुलेटर और कंडक्टर में बहुत बेहतरीन आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि एक वायर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो वायर के जो ऊपर का जो कवरिंग है, ठीक है ना, ऊपर का जो कवरिंग है, साइड में आप देख सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो कंडक्टर क्या है, उस वायर के अंदर कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो साइड में आप देखिए कि कंडक्टर के अंदर कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। वायर के अंदर कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो साइड में आप देख पा रहे होंगे कि जो वायर के ऊपर जो पीवीसी है, यानी कि प्लास्टिक जैसा आप मटेरियल देख रहे हैं, रबड़ जैसा जो मटेरियल आप देख रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। मतलब कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगी, इसलिए वो क्या है? इंसुलेटर है। लेकिन इस पीवीसी के अंदर, रबड़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या है उसके अंदर? वायर है, कॉपर का वायर। कॉपर क्या है? एक मेटल है, और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके माध्यम से आप इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस समझ सकते हैं कि
वायर के अंदर जो हमारा कॉपर का वायर है वो हमारा कंडक्टर है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वो क्या है, हमारा इंसुलेटर। तो हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। कंडक्टर से क्या है, मटेरियल्स दैट एलो चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से चार्जेस अपने अंदर से क्या कर सकते हैं, फ्लो होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन से गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं भैया, तो देखिए मेटल्स हैं, जितने भी हमारे सारे मेटल्स हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स और इंसुलेटर हम प्रीवियस क्लासेस में काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बेसिक तौर पे देख सकते हैं। एलॉयस, एलॉयस क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, सोल्ट आपका NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, मेटल्स, एलॉयस, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मटेरियल जो चार्जेस को अपने अंदर से आसानी से फ्लो हो जाने देते हैं उनको हम कंडक्टर से बोलते हैं। और वहीं उसका ऑपोजिट क्या है, देखिए इंसुलेटर्स, यानी कि मटेरियल्स दैट डू नॉट एलो चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर क्या आते हैं, आपके नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब इंसुलेटर्स हैं। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो हमने जब भी इलेक्ट्रिक के पोल देखते हैं, इलेक्ट्रिक के पोल पर एक ब्राउन कलर की प्लेट लगी होती है, तो वो प्लेट क्या है, वो इंसुलेटर है, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट नहीं होती है। तो दीज एग्जांपल क्या है, वो आपका किसका एग्जांपल है, इंसुलेटर का एग्जांपल है। अब एक मेटल वायर के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले उसकी एक कंडीशन है कि कोई सा भी अगर मेटल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तब कर सकता है, कब कर सकता है, वो एक कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एनी मटेरियल, है ना, फॉर एनी मटेरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई सा भी मटेरियल अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बनेगा तो दे मस्ट possesses फ्री चार्ज कैरियर्स। ये रेड वर्ड्स मेनली यहाँ पे अपने को याद रखने। दे मस्ट possesses फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी कि उस मटेरियल के अंदर क्या होने चाहिए, फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। उसको हम समझते हैं। एक मेटल से आपका एक नॉन मेटल से, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने कुछ देर पहले देखा, एंड नॉन मेटल्स बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इंसुलेटर्स। ठीक है, तो देखिए जो मेटल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्ज एटम्स होते हैं, यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एटम्स लार्ज होते हैं, और इसमें कंपेरेटिवली स्मॉल एटम्स होते हैं। देखिए कोई सी भी चीज अगर बनी है तो सभी में एटम्स से मिलकर ही बनी है, मतलब कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स इन दिस वर्ल्ड। हर चीज इस संसार में अगर बनी है तो वो किससे बनी है, सारे एटम्स से मिलकर बनी है। तो हम जानते हैं कि कोई से भी मेटल्स हुआ एटम्स से मिलकर बना है, तो ये एक एटम को हम समझते हैं। अब ये जो एटम है इसका एक न्यूक्लियस रहता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन, जितने भी इसके अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को सबको बांध के रखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि बंधे हुए एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे हुए हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ये एटम लार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर जो एटम है ये एटम कैसा है, स्मॉल एटम है, कंपेरेटिवली स्मॉल एटम से एज कंपेयर टू मेटल्स। यहाँ पे जो एटम है वो स्मॉल है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। एटम छोटा होने की वजह से, अब देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको समझने के लिए कि कौन सा एटम्स में से इलेक्ट्रॉन स्किप आउट हो जाते हैं, उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक चुन्नी लाल है और एक मुन्नी लाल है। चुन्नी लाल के मतलब कि हमारा मेटल्स, चुन्नी लाल के जितने भी बच्चे हैं वो सब बाहर पढ़ते हैं, ठीक है ना, चुन्नी लाल के बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं। और मुन्नी लाल, मुन्नी लाल के सब बच्चे पेरेंट्स के निगरानी में ही है, मतलब कि उनके घर पर ही है, घर पर रहकर स्टडी कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइए इन दोनों में से बच्चे हाथ से निकलने के चांस
ज्यादा चुन्नी लाल के रहेंगे या मुन्नी लाल के रहेंगे? तो देखिए, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर दूर है, ठीक है ना, मतलब कि बच्चे क्या है, दूर रह रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो दूर रह रहे हैं, माता पिता की यानी कि फैमिली या पेरेंट्स की निगरानी में नहीं है, इस वजह से वो हो सकते हैं कि हाथों से निकल जाए, गलत संगति में पड़ जाए। तो उसी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो एटम्स है, इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिस्टेंस हुआ है, दूर है, वो दूर में से कुछ एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से क्या हो जाते हैं, स्कीप आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एटम है आपका, इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्किप आउट हो गया, इसकी ऑर्बिट से क्या हुआ, स्किप आउट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि दूर था। इसलिए उसी तरह से चुन्नीलाल के जो बच्चे थे वो क्या थे, पढ़ाई के लिए दूर थे, तो बच्चे हाथ से निकल गए। उसी तरह से यहाँ पे जो एटम की जो ऑर्बिट दूर है, उस ऑर्बिट में से, क्योंकि लार्ज एटम है, तो उसकी जो ऑर्बिट है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्किप आउट हो गए। अब यहाँ पे वो कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। देखिए, कोई सा भी मटेरियल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी रह सकता है जे मस्ट पजेसेस फ्री चार्ज कैरियर्स। अब ये इस एटम की जो ऑर्बिट से, इस ऑर्बिट से क्या हो गया, फ्री हो गया, अब ये किधर भी घूम फिर सकता है। लेकिन यहाँ पे मुन्नीलाल के सभी पास में रह रहे हैं, तो कोई भी दूर नहीं जा सकता, मतलब कि हाथों से निकलने के चांस ना के बराबर। इसलिए कंपेरेटिवली स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑर्बिट से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है, नजर के सामने है। क्या बात है, नजर के सामने। तो नजर के सामने है, इसलिए ये एटम्स इस ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जिनकी ऑर्बिट्स बड़ी है या कंपेरेटिव जो एटम्स लार्ज होते हैं, उनकी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन स्किप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब स्किप आउट हो गए, मतलब कि ये क्या हो गए, फ्री हो गए। अब किधर भी ये अपने तौर तरीके से इधर उधर जा सकते हैं, तो स्किप आउट हो गए। अब हम जो कंडीशन एक मेटल से कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो उसके लिए हमने बताया कोई सा मटेरियल अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तो दे मस्ट पजेसेस फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स, अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, चार्ज भी क्या हुआ है, चार्ज तो हो ही गया है, और कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, स्किप आउट हो गया। तो समझ लीजिए कि एक मेटेलिक वायर है, इस मेटेलिक वायर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ एटम्स आपके पाए जाते हैं। इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ एटम्स में से अगर एक एक एटम ही, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन ही अगर इसमें से स्किप आउट हो जाता है, तो देखिए ना कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर्स है, ठीक है ना। तो एक मेटेलिक वायर के अंदर किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अब ये इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये तो एक हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, मतलब कि इसमें करोड़ ऑफ एटम्स होते हैं, और करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम से भी निकलते हैं बाहर, तो ऐसे अपने पास करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर फ्री हो जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मेटल वायर के अंदर जब सेल कनेक्ट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह का होता है। देखिए, जब सेल इस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, यानी कि मेटल वायर के अंदर सेल कनेक्ट नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां। तो ये क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं आपको कि एक दो सोसाइटी है, ठीक है ना, एक सोसाइटी ये है और एक सोसाइटी ये है। इस सोसाइटी में कुछ बच्चे बहुत उधमखोर है ना, मतलब जिन्होंने सोसाइटी के लोगों का बहुत परेशान कर रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है, ऐसा समझ लीजिए। तो सोसाइटी वाले सोचते हैं कि भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मतलब इनको सीधे रास्ते पे लाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत टेढ़े मेढ़े चल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोसाइटी के बदमाश लोग हैं जो सोसाइटी का माहौल खराब कर रहे हैं। तो जब तक इसमें सेल कनेक्ट नहीं है, तब तक ये इस तरह से सोसाइटी में बहुत तहलका मचा रखा है इनने।
ठीक है ना, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। और एक हमारा वायर ये है, और इसको हमने सेल से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना, इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि हमने यहाँ पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हम आगे इसमें समझने वाले हैं, आगे चलेंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इस सोसाइटी को समझ लीजिए। तो एक मेटल वायर है, सेल कनेक्ट नहीं है, और एक है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे सेल कनेक्टेड है। तो सोसाइटी वालों ने सोचा भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस जैसे ही आई, पुलिस ने समझाया कि भैया सीधे रास्ते पे चलो, है ना, इधर उधर मत जाओ, फालतू इधर उधर भटकते मत फिरो, कुछ काम धंधे लग जाओ। तो इनको बहुत समझाया, किसने, पोटेंशियल डिफरेंस ने, यानी कि पुलिस ने। जब तक सेल कनेक्ट नहीं है तब तक रैंडमली मूव कर रहे हैं, जैसे ही इसमें सेल कनेक्ट हुआ, अब इनको बताया गया कि भैया बेटा सुधर जाओ। इलेक्ट्रॉन्स से पुलिस वालों ने आके रिक्वेस्ट किया कि बेटा सुधर जाओ, आप किधर जाओ, पॉजिटिव की तरफ जाओ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपका किधर जाना चाहिए, आपको पॉजिटिव तरफ जाओ। आप नेगेटिव हो, नेगेटिव लोगों से दूर हटके किधर जाओ, आप पॉजिटिव की तरफ जाओ। तो जो तब भी सोसाइटी वाले ने नहीं माना, सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी समझ लीजिए, है ना, बहुत कॉमन सोसाइटी है गोकुलधाम सोसाइटी। तो पुलिस ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा पॉजिटिव की तरफ जाओ, लेकिन फिर भी बच्चे सुधरने वाले कहाँ हैं। तो पुलिस ने क्या किया, डंडा चार्ज कर दिया, यानी कि पीडी से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन समझने के लिए पुलिस ने डंडा चार्ज किया। तो ये जितने भी गुंडे मवाली थे जो सोसाइटी का माहौल गंदा कर रहे थे, बिल्कुल सीधे रास्ते में चलने लग गए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये, इधर भी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे थे। मेटल वायर के अंदर जब सेल कनेक्ट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं, जब सेल कनेक्ट हो जाता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटेड टर्म्स में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज भी होता है। अब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अगर पूछा जाए, देखिए अगर एक वायर है तो उसमें करंट का फ्लो कहां से कहां होता है आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। एक वायर, करंट वायर के अंदर जो करंट का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होता है, तो भैया इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इस बात को अपने को यहाँ पे याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट किस तरफ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ एसोसिएटेड टर्म्स जो हमें इस चैप्टर में आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर में फिजिकल एसोसिएटेड क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हमें ये सिंबल्स अगर याद रह गए तो हमें आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में अब शुरुआत करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या है, हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, कौन कौन से लॉज हैं, सबको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे उसके सिंबल्स याद रखने होंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी आएगा वहां पर हम कैपिटल क्यू को देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात जहां पर भी होगी कैपिटल क्यू आएगा। इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर भी करंट की बात होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, यानी कैपिटल आई से। पोटेंशियल डिफरेंस की बात जहां पर भी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी से। और पोटेंशियल डिफरेंस को भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर, रेजिस्टिविटी को रो, यानी कि ये सिंबल होता है आपका रो का सिंबल होता है, ठीक है, इसको हम रो का सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहां पर भी रेजिस्टिविटी की बात होगी हम यहाँ पे
इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट, रो सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले। हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट जनरेट होती है, उसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है आपका ओम्स लॉ। क्या होता है, सब चीजें आगे हम समझने वाले हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको याद रखना जरूरी है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू टाइप्स। चार्ज दो तरह का हो सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, टू टाइप्स का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी कि लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। वहीं पे ऑपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव है आपका और एक आपका नेगेटिव है, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। वो चार्ज कितना हो सकता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। इसको याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज है, और कौन सा है, कितना है, 1.6, सॉरी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, पूरा बोलना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। पॉजिटिव में क्या है, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। यहाँ पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, सिंपल से इतना याद रखना है। वैल्यू सेम है, ठीक है ना। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, मतलब सबसे छोटा अगर कोई सा पॉसिबल चार्ज है तो वो यही है, इससे छोटा और कोई सा भी पॉसिबल चार्ज नहीं हो सकता है। तो वैल्यू याद रखना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम इलेक्ट्रॉन के केस में, और प्रोटॉन के केस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। सिंबल इलेक्ट्रिक चार्ज का अभी हमने पहले बताया कुछ देर पहले ही, तो सिंबल इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, कैपिटल क्यू। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, जिसको हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात हम समझ गए, ये मेन चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, दो क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, चार्ज पूछा जा सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज भी पूछा जा सकता है कि ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की, तो कॉलम में। ठीक है, सिंबल कैपिटल क्यू। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल रिकॉल कीजिए, अभी हमने एसोसिएट टर्म्स में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल आई होता है, यानी कि करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जब भी रेट ऑफ लगता है तो उसके अपोन में क्या आता है, टाइम आता है। तो क्या कह रहा है सिंपल सा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ जहां लगता है वो अपोन में टाइम आता है। तो क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज का सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू। तो करंट को हम आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां पर भी रेट ऑफ लगता है वहां अपोन में क्या आता है, आपका टाइम आता है। तो यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है, आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इस हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल से याद रख सकते हैं, सिंबल क्या है उसका, I है। अब देखिए
क्या हम इससे कितने करंट का, जो आपका करंट है, कितने एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसको क्या हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं या उसको डिफाइन कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। देखिए 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि भैया 1 एम्पियर कुछ 1 एम्पियर चार्ज इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखिए ना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट, यानी किसी सर्किट के अंदर से 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट के अंदर से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो यहाँ पे सिंपल से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन पर सेकंड थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज का करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, देन इट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो देखिए सिंपल सा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो अब देखिए सिंपल सा अगर हम न्यूमेरिकल के तौर पे बात करें तो सिंपल से हम लिख सकते हैं कि एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर मतलब कि 1 सेकेंड में, सॉरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, मतलब कि डायरेक्टली हम लिखेंगे उसमें 1 एम्पियर इज सॉरी करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी कि किसी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। और एम्पियर क्या है, ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट, यानी कि हर एक कॉलम का चार्ज आपका हर एक सेकेंड में उस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बताइए जल्दी, क्या रहेगी, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। वहां पे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या था, कोलम्ब, और यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। इतनी बात हम समझे, दोनों याद रखना है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कोलम्ब है, करंट की ऐसा यूनिट क्या है आपकी, एम्पियर, ठीक है। तो हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। अब हम बात करते हैं करंट को मेजरिंग करने वाली डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो करंट को मेजरिंग करने वाली डिवाइस है उसको, उसका नाम है एमीटर। क्या नाम है जो करंट को मेजर करने वाली डिवाइस, एमीटर, माइक्रो एमीटर एंड मैक्रो एमीटर, ठीक है। दोनों आते हैं जो छोटे छोटे से करंट को मेजर करने वाले होते हैं, एक माइक्रो एमीटर भी आता है और एक मैक्रो एमीटर भी आता है। सिंपल सा हमें याद रखना है करंट को मेजरिंग करने वाला कौन है, करंट को कौन मेजर करता है, तो एमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो करंट मेजरिंग डिवाइस कौन है, तो एमीटर है। एमीटर का सर्किट सिंबल है, किसी भी सर्किट में हम लगाएंगे तो इस तरह से उसको सर्किट में लगाएंगे, उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा सर्किट, ये बल्ब है, ये हमारा कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, यानी कि एक बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, और इसको हमने देखिए बिल्कुल बल्ब लगाया, देन सीरीज में हमने इस एमीटर को कनेक्ट किया है। अब इसको जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो सिंबल होता है, यहाँ पर अगर नेगेटिव लिया तो यहाँ पर भी इस एमीटर का, अगर हम वायरिंग की ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, माइनस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस, यानी कि जो आपका एमीटर होता है उसको हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन बन रहा है कि एमीटर को हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो किस में कनेक्ट करेंगे उसको हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब भी कोई सी डिवाइसेस में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इस तरह से उसका सर्किट सिंबल होता है। एक और हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर करंट्स, यानी कि छोटे छोटे से जो करंट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए आपका कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा, गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर करंट्स। तो गैल्वेनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, स्मॉलर करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। इसका सर्किट सिंबल देख लीजिए, माइनस, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है,
इधर प्लस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइसेस। अगर हम यहाँ एमीटर को हटा के गैल्वेनोमीटर भी लगा देंगे तो वो भी क्या हमेशा किस में कनेक्ट होता है, आपका हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। मतलब कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, विद द डिवाइसेस। कोई सी भी डिवाइसेस के साथ इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो एमीटर हो या फिर गैल्वेनोमीटर। दोनों करंट को मेजरिंग करने वाली डिवाइसेस है। लेकिन गैल्वेनोमीटर की एक खासियत है। क्या खासियत है? पहले आप यहां पर ये एमीटर का एक बार आप डायग्राम देखिए कि एमीटर किस तरह का होता है। अगर एमीटर को आप देख पा रहे हैं तो एमीटर में देखिए आप नंबरिंग देखिए, जीरो से लेके आगे तक दी हुई है और निडल आपकी जीरो की तरफ दी हुई है इसमें। तो ये करंट को बताएगा कितना एम्पियर का करंट है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आप देख रहे होंगे। तो गैल्वेनोमीटर का जो डायग्राम है आपका, इस गैल्वेनोमीटर के डायग्राम में आप निडल को देखिए। निडल आपको बीचों बीच दी हुई है। बीचों बीच इसलिए दी हुई है क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है हमको कि डायरेक्शन का जो करंट है उसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, मतलब कि इस सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन किस तरफ फ्लो हो रहा है। इसलिए गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो बीच में दी हुई है और नंबरिंग दोनों तरफ सेम दी हुई है। तो अगर हम देखें गैल्वेनोमीटर को तो नीडल बीच में है, जिस तरफ भी डायरेक्शन का करंट का डायरेक्शन रहेगा उस तरफ ये नीडल डिफ्लेक्ट आपकी करती है। तो इसका मतलब हमें गैल्वेनोमीटर से यह समझ में आता है कि यह सेंसिटिव करंट तो मेजर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हमें साथ में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। तो सिंपल से हम गैल्वेनोमीटर को समझ गए कि इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर करंट। छोटे छोटे से स्मॉलर करंट्स को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। सर्किट सिंबल हम आप देख रहे होंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइसेस। इसको भी हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसकी खासियत बात क्या है, तो इट कैन मेजर सेंसिटिव करंट। पहली बात तो ये बहुत छोटे छोटे से करंट को मेजर कर लेता है। एंड इट कैन ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मेन चीज है, इट कैन ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमें करंट का डायरेक्शन भी बताता है। देखिए नीडल इसके बीच में रहती है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है तो नीडल आपकी डिफ्लेक्ट इस तरफ हो जाएगी, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो उस तरफ है तो नीडल इस तरफ आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस नीडल से हमको पता लगता है कि सर्किट के अंदर किस तरफ करंट का डायरेक्शन है, यानी कि किस तरफ करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम एक बार उस पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल वी, यानी कि इसको हम वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से काम करता है उसको हम समझते हैं। सिंस टैंक ए हैज हायर वाटर लेवल, यानी कि ये हमारा टैंक ए है, ये टैंक बी है। टैंक ए में वाटर का लेवल बहुत हाई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। जाहिर सी बात है, ये टैंक आपका वाटर का टैंक ए है, ये टैंक बी है। इधर वाटर का लेवल क्या है, हायर है, और इधर वाटर का लेवल लो लेवल है। तो अब आप मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के बताइए या खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि पानी किस तरफ से किस तरफ की तरफ फ्लो होगा। तो डेफिनेटली हायर लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर का फ्लो होगा। इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, बीच में आपका पाइप लगा हुआ है, तो वाटर डेफिनेटली किस तरफ से किस तरफ फ्लो होगा, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। देखिए यहाँ पे पाइप है, बीच में पाइप लगा हुआ है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ क्या होगा, वाटर का ट्रांसफर होगा, यानी कि इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा। बस इसी सेम कॉन्सेप्ट पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी काम करता है। जैसे कि हम समझ लेते हैं हाई लेवल जो वाटर का है, इस जगह पर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ ज्यादा है, ठीक है ना। अब ये टैंक ए की जगह भी इसको हम हाई पोटेंशियल ले लेते हैं कि इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाई है। बीच में पाइप की जगह हम लेते हैं वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा सोर्स है। तो इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है। अब आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरफ से किस तरफ की तरफ फ्लो होगा, यानी कि हाई पोटेंशियल से किस तरफ जाएगा हमारा करंट, लो पोटेंशियल की
तरफ, यानी कि पाइप की जगह बीच में वो हमारा वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी कि फ्लो करता है। अब देखिए उसको एक सर्किट के माध्यम से हम समझते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स है हमारा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या होता है वो बताने वाला हूं मैं आपको। इधर इस तरफ नेगेटिव की तरफ क्या है, मच इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी कि इधर पोटेंशियल क्या है, हाई है, ज्यादा है, ठीक है ना। और इधर पोटेंशियल क्या है, कम है, यानी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एग्जैक्टली डेफिनेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा, आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ से किस तरफ मूव करेंगे सर्किट के अंदर, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि मूव करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी टू फ्लो एनीथिंग, किसी भी चीज को अगर अपने को फ्लो करवाना है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत अपने को लगने वाली है, यानी कि वोल्टेज की जरूरत अपने को लगने वाली है। क्या बिना वोल्टेज के हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी होता है, किसी भी चीज को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट वोल्टेज हम किसी चीज को फ्लो नहीं करवा सकते। दूसरा है वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या हो सकता है, तो जो हम सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल एंड बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज के अगर हम सोर्स की बात करें भैया पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या होगा आपका, आपका सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स है, ठीक है। तो सेल एंड बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से वो टैंक ए के अंदर, टैंक बी के अंदर, टैंक ए के अंदर हाई लेवल है वाटर का, टैंक बी के अंदर लो लेवल है, सेम उसी तरह से इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। टैंक ए में वाटर का लेवल ज्यादा है, इसलिए वाटर का लेवल जिस तरफ कम है उस तरफ हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर का फ्लो होगा। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जिस तरफ हाई रहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसका सिंबल बार बार बता रहा हूं मैं आपको, V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। देखिए इसमें ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। देखिए इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, V। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, V। इट इज वर्क, वर्क मतलब क्या आपका W, ठीक है ना। इट इज वर्क, वर्क क्या है आपका W है। डन पर यूनिट, पर यूनिट में क्या होता है, अपॉन में आ जाती है कोई सी भी चीज, तो पर यूनिट मतलब कि अपॉन में क्या है, चार्ज। और चार्ज का सिंबल याद करिए, फर्स्ट में हमने पढ़ा था चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। तो देखिए ना फॉर्मूला आपका बन के आ गया है, V इज इक्वल टू W बाई Q, यानी कि आपका जो सेकंड फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो है V इज इक्वल टू W बाई Q। तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज यानी कि वर्क अपॉन में चार्ज है, ठीक है। तो पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देखिए सिंपल सा है, V है, वर्क हो रहा है W का, ठीक है ना, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन पर यूनिट में अपॉन में आ जाती है, क्या हो रहा है, चार्ज, तो कैपिटल Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस को यहां समझने के लिए देखिए यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के तौर पर हम किसका यूज कर सकते हैं, सेल या बैटरी का। तो यहाँ पे हमने बैटरी लगाया सर्किट के अंदर, ये कंडक्टर वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज करने के लिए किसकी सप्लाई हो रही है, एनर्जी की।
और एनर्जी कहां से मिल रही है? इस पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी हमारा किसका सोर्स होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। फॉर्मूले से हम इसका डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल कीजिए। चार्ज की ऐसा यूनिट कॉलम, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, एंड नाउ पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सिंपल से याद रखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। तो वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या हुई? वोल्ट हुई। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वोल्टेज नहीं देता है, क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है? हमारा वोल्टेज है। और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हुई? वोल्ट हुई, ठीक है। अब देखिए इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से हम 1 वोल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल होगी। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। अब देखिए ऐसा यूनिट सबको आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट सबको अपने को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? यहाँ पे जूल है। और चार्ज की ऐसा यूनिट याद कीजिए, क्या है आपका? कॉलम है। अभी फिर से मैंने बताया आपको, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। वर्क की ऐसा यूनिट जूल, चार्ज की हमने फर्स्ट में पढ़ा था, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कॉलम, इलेक्ट्रिक करंट की आपकी क्या है? एम्पियर। तो यहां पर देखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो यहाँ वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो गई? आपकी कॉलम। इससे हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या है? देखिए 1 जूल पर 1 कॉलम। अब देखिए 1 वोल्ट को हम यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करते हैं? बहुत ही इजी लैंग्वेज। व्हेन 1 जूल वर्क इज कैरिंग, व्हेन 1 जूल वर्क इज कैरिंग यानी कि कितने जूल का वर्क कैरी हो रहा है? 1 जूल का। 1 कॉलम ऑफ चार्ज यानी कि एक कॉलम चार्ज को कैरी करने के लिए कितना वर्क हो रहा है? 1 जूल का। फिर से सुनिए, 1 कॉलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में कितने जूल का वर्क हो रहा है? 1 जूल का। तो 1 कॉलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए 1 जूल का अगर वर्क हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट। देखिए 1 जूल वर्क इज कैरिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज। 1 जूल वर्क इज कैरिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज यानी कि एक कॉलम के इस एक कॉलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए किसके अंदर? किसी भी सर्किट, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर अगर एक कॉलम ऑफ चार्ज है यानी कि 1 कॉलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए कितना वर्क हो रहा है? 1 जूल का वर्क हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट। देखो सिंपल सा फॉर्मूले समझ लीजिए। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, वर्क क्या है? कि ऐसा यूनिट जूल है, और चार्ज की ऐसा यूनिट कॉलम है। तो इससे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि भैया 1 कॉलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए 1 कॉलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए 1 जूल का वर्क होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसा हमने वहां पे करंट को मेजरिंग करने वाली डिवाइस हमने अमीटर और गैल्वेनोमीटर का पढ़ा, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजरिंग द करंट। तो हमें ऑप्शन में सबसे पहले आपको वोल्ट मीटर देगा, और हम यही गलती करते हैं। वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा? वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन करंट को मेजरिंग करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो आपका एमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव करंट्स को मेजर करता है, साथ ही वो डायरेक्शन ऑफ करंट को भी अपने को शो करता है कि किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो मेजरिंग डिवाइस आपकी क्या हो गई? वोल्ट मीटर। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो सबको एक दूसरे से कंपेयर करके अगर हम दिमाग में इस चीज को बैठाएंगे और साथ में थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जो डाउट्स होते हैं वो बिल्कुल साथ में क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको कि मेजरिंग डिवाइस यहाँ पे वोल्टेज को मेजरिंग, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस वोल्टेज है। तो करंट को रिकॉल करिए, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस कौन है भैया? एमीटर है और गैल्वेनोमीटर है। हमेशा सर्किट के अंदर अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, सर्किट के अंदर अमीटर को हम किस में लगाएंगे? सीरीज में। लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल सर्किट के अंदर कनेक्ट
करते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देख किस तरह से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई सा एक ये सर्किट है, ठीक है, इस तरह से बीच में हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हुआ, और यहां पे हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। ठीक है ना। तो देखिए ये जो कनेक्शन है कैसा है, पैरेलल है। सीरीज में होता तो बिल्कुल एक ही सीरीज होता, कुछ इस तरह से दिखता अपने को, कुछ इस तरह से दिखाई देता। लेकिन हम इसको वोल्ट मीटर को कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। सीरीज में कनेक्ट क्या होता है, आपका अमीटर कनेक्ट होता है, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल सर्किट के अंदर। जो भी सर्किट बनाएंगे उसमें हम वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। इतनी बात हम समझ गए। तो याद रखना कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अमीटर को हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि करंट किस पर डिपेंड करता है। तो करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो करंट है आई है वो किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज यानी कि वी पर। यहां समझिए हमने भी कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, आपका जो करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो जैसे कि आपका वोल्टेज अगर जीरो है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, तो आपका आई यानी कि करंट भी क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। ठीक है, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, यानी कि वोल्टेज आपका जीरो है, तो करंट भी आपका जीरो रहेगा। वोल्टेज अगर इंक्रीज किया, ठीक है ना, वोल्टेज अगर हमने बढ़ाया तो करंट भी आपका क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यहां समझिए, इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस द आई करंट विल इंक्रीज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आई भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ाया तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी को मैंने घटाया, डिक्रीज किया, तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वी अगर मैंने डिक्रीज किया, इफ वी डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपका वोल्टेज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका मैंने घटाया, डिक्रीज किया, तो आई करंट भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आई करंट विल डिक्रीज। यानी कि हमें एक बात समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इतनी बात हम समझे। क्यों, क्योंकि करंट डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इतनी बात हम समझ गए। देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी आपका बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी आपका घट जाएगा। तो देखिए इस स्टेटमेंट से हम यह कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर है। V इज इक्वल टू आई आर को हम I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट, इस फॉर्मूले को देखकर यह स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो करंट है, करंट क्या है हमारा I है, तो किस पर भी डिपेंड कर रहा है, आपका वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे करंट है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा, ठीक है ना, जस्ट मिनट, देखिए रेजिस्टेंस अगर आपका कम होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, आपका ज्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट आपका ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस अगर आपका ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा आपका? कम होगा। सिंपल सी बात हम समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपका ज्यादा है, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगर आपका ज्यादा है तो करंट आपका कम होगा। इतनी बात हम समझे। रेजिस्टेंस क्या है वो हम आगे बस वही रेजिस्टेंस ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतनी बात हम समझ गए होंगे। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अधिकतर बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेनली जो एक्सटर्नल्स आते हैं वाइवा में क्लास 10th के लिए, इसमें ओम्स लॉ ही उनका बेस्ड है। वो यही पूछते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर हम कह सकते हैं। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे यार तो करंट बढ़ेगा, सिंपल सा है, ठीक है ना। किस तरह से करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, इसको हमने इतने पोर्शन में मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा है। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में याद रखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर आपका ज्यादा होगा तो करंट आपका कम होगा, ठीक है ना। और करंट किस किस पर डिपेंड करता है? तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, या वायर जो भी कह सकते हैं, कंडक्टर जो भी कंडक्टर करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। यानी कि किसी भी वायर कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो एबिलिटी है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सा हम यह भी कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, उस मटेरियल में आपका कंडक्टर वायर कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टर हो सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द करंट टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि जो उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उस मटेरियल की वह एबिलिटी जो चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आ रहे हैं, बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इससे आके इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और वहीं पर रुक जाएंगे, फिर धीरे से इधर से निकल के फिर धीरे जाएंगे। मतलब कि बीच में रेजिस्ट रोकने का काम किया है, अपोज करने का काम किया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जो बीच में रुकावट डालता है, ट्रैफिक एक तरीके से, है ना। जैसे हम किसी रोड पे आराम से जा रहे हैं, तो अगर प्लेन रोड होगा तो हम बहुत तेजी से निकल जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन किसी सिटी के अंदर से हम निकलेंगे तो बहुत सारी कार्स रहेंगी, मतलब ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो वो जो कार्स है उसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस मतलब समझने के हिसाब से, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को फ्लो होने से रोकना बीच में, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम देख सकते हैं। रेजिस्टेंस का जो सर्किट सिंबल है वो आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, ओम का सिंबल ये आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम, इसका सिंबल ओम का आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिस्टेंस को मेजरिंग करने वाली डिवाइस ओम मीटर। देखिए अब यहाँ पे हम तीसरी डिवाइस पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस को मेजरिंग करने वाली डिवाइस क्या है? ओम मीटर है। रेजिस्टेंस किस तरह का होता है, आप इसमें स्ट्रक्चर आप उसका देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है, तो वो उसमें कोडिंग होती है, उस कोडिंग को आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। लेकिन रेजिस्टेंस किस तरह का होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सर्किट सिंबल है, वो सर्किट सिंबल आप दो तरह के देख रहे होंगे। एक सर्किट सिंबल आपका ये होता है, एक सर्किट सिंबल आपका ये है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है प्लास्टिक, वो प्लास्टिक एक्चुअल में रेजिस्टेंस को वेरी करती है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए उसको अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस डिवाइस को हम रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से करंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। देखिए हमने ओम्स लॉ में पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो इसको हम आई, जस्ट अ मिनट, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा, तो इसको हम I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। अब देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि करंट किस किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर किस तरह से करंट डिपेंड करता है। तो अब देखिए I इज इक्वल टू V बाई आर है, ये पहला न्यूमेरिकल है आपका। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, यानी कि I इज इक्वल टू कितना दिया है?
100 वोल्ट का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, आर आपका कितना है 20 ओम का। तो देखिए ना, आई इज इक्वल टू क्या आएगा 5 एम्पियर, यानी कि करंट हमारा कितना आया 5 एम्पियर। अब देखिए जितना वोल्टेज है इसको किसी से मतलब नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, अपने हिसाब से डिसाइड रहेगा सब कुछ। वोल्टेज 100 का है तो 100 का ही रहेगा, रेजिस्टेंस भी अगर 20 ओम का है तो 20 ओम का ही रहेगा। लेकिन बेचारा करंट क्या है, पहले वोल्ट को देखता है, फिर रेजिस्टेंस को देखता है, फिर अपने आप को डिसाइड करके अपने आप को बताता है कि भैया करंट कितने एम्पियर का है। और करंट को जब भी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे तो करंट को हम डायरेक्टली एसआई यूनिट से देखने वाले हैं। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितने का था, अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हम I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I देखिए करंट, V क्या है आपका वोल्टेज यानी कि 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है आपका 50 ओम का रेजिस्टेंस। तो कितना आएगा आपका करंट, कितना आया 2 एम्पियर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो करंट किस किस पर डिपेंड करता है, तो करंट आपका रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करता है। अब देखिए अगर हमें करंट ज्यादा फ्लो करवाना है तो रेजिस्टर 50 ओम का है, और अगर हमें करंट ज्यादा फ्लो करवाना है, सॉरी, अगर करंट हमें ज्यादा फ्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस कम लेंगे हम। रेजिस्टेंस कम लिया तो करंट कितना फ्लो 5 एम्पियर का। रेजिस्टर अगर हमने ज्यादा ओम का लिया, यानी कि रेजिस्टेंस अगर 50 ओम का है तो देखिए करंट कितना है 2 एम्पियर का। इसका मतलब ये हुआ, हम इस बात से समझ सकते हैं कि करंट किस पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। यूनिट हमने देखा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, ओम का सिंबल भी देख लीजिए। अब हम इससे हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। ओम्स लॉ हमने देखा है V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर को मैं R इज इक्वल टू V बाई आई लिख सकता हूं। अब देखिए 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, इस तरह से हम 1 ओम को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, V क्या है यहाँ पे हमारा वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, I क्या है यहाँ पे हमारा करंट, करंट की यूनिट का है 1 एम्पियर। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर किसी सर्किट में अगर 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 1 ओम होगा। फिर से सुन लीजिए, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर अगर किसी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 1 ओम होगा। इस तरह से हम 1 ओम को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि लेंथ अपॉन एरिया। किस तरह से लेंथ और एरिया रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है उसको मैं इस बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब हम सिंपल सा समझे तो रुकावट, किसी भी चीज में रुकावट हो रही है मतलब कि रेजिस्टेंस हो रहा है। मींस रेजिस्टेंस का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे किससे, ट्रैफिक से मतलब है। जैसे कि लंबा रास्ता है, लॉन्ग रोड है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं इंदौर से, आप जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना। इंदौर से आप कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, मतलब कि आपका लंबा आपका रास्ता क्या है, बहुत ही लंबा है, यानी कि लॉन्ग रोड है। तो डेफिनेटली ट्रैफिक क्या होगा, ज्यादा होगा, जगह जगह पे टोल टैक्सेस पड़ेंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा। उसी प्रकार से एसएमएस, अगर वायर लंबा होगा हमारा, अगर जो वायर है वो वायर अगर लंबा होगा तो उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी होगा। मतलब कि लंबा रास्ता था
इंदौर से दिल्ली तक जाना था तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, रुकावटें ज्यादा आई। उसी प्रकार से अगर हमारा वायर लंबा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात हम समझे, मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कब, जब लेंथ ज्यादा होगी। अगर वायर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। रेजिस्टेंस ज्यादा तो लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अगर एक रोड है, ठीक है ना, अब दूसरे तरीके से समझिए, एक रोड है, उसकी चौड़ाई अगर ज्यादा है, ठीक है ना, चौड़ाई ज्यादा है मतलब कि एक ये सिंगल लेन रोड है आपका, ठीक है ना, और ये 4-5 लेन रोड है। एक तरफ से जाने के रास्ते 4-5 है, मतलब एक तरफ से आप 4-5 रोड पर जा सकते हैं। तो विड्थ यानी कि उसकी जो चौड़ाई है उस रोड की ज्यादा है, तो वहां पर ट्रैफिक क्या होगा, कम होगा। कोई इस रास्ते पे जा रहा है, कोई इस रास्ते पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि विड्थ ज्यादा हो गई है, उसका एरिया ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो विड्थ अगर ज्यादा है रोड की तो ट्रैफिक कम मिलेगा, भैया कोई इस तरफ से निकल जाएगा, कोई इस तरफ से निकल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एसएमएस, अगर वायर ठीक है, चौड़ा है, उसकी विड्थ ज्यादा चौड़ी है, उसका एरिया ज्यादा है, तो वहां पर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे कि यहाँ पे रोड की विड्थ ज्यादा है, 4-5 लेन रोड है, तो आसानी से ट्रैफिक कम होगा। उसी प्रकार से अगर वायर की लंबाई के साथ साथ अगर उसका जो थिकनेस है वो ज्यादा चौड़ा होगा, यानी कि विड्थ तो उसकी ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस वहां पे कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा, वायर का एरिया ज्यादा होगा, मतलब मोटा वायर होगा, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए, एरिया एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा, इसलिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये इसको रो बोलते हैं, रो मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी है, उस पर हम आगे जाने वाले हैं, उसको मैं आगे लेके चलूंगा आपको, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ बात करें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा, ठीक है ना। एरिया अगर आपका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आपका कम है। अगर वायर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर वायर हमारा लंबा है उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो आई होप कि आप किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करता है उसको आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो हमारी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस किस तरह के काम करता है। अगर रास्ता लंबा है तो रेजिस्टेंस में रुकावटें ज्यादा आएगी, यानी कि लंबा रास्ता है तो रुकावटें ज्यादा है। अगर वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर किसी वायर का एरिया यानी कि उसकी चौड़ाई अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर 4-5 लेन अगर रोड होगा तो कोई भी आसानी से किधर से भी अपनी गाड़ी को पास करवा सकता है, तो रेजिस्टेंस वहां पे कम है, ट्रैफिक कम लगेगा। उसी प्रकार से अगर वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस अगर सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, उसका अगर एरिया ज्यादा है तो एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वो इक्वल टू में बदल जाता है। जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को यहां से हटाएंगे तो वो इक्वल टू में बदल जाता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया तो इक्वल टू में बदल गया। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और उसके एरिया पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर अगर आपको किसी वायर का उसका एरिया दे दिया जाए, है ना, किसी वायर का एरिया दे दिया जाए, उसकी लेंथ दे दी जाए और उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी आगे हम देखने वाले हैं। उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, अगर ये सब हमको पता होगा तो हम उसका आसानी से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चाहिए हमें, उसका एरिया एरिया दिया हुआ है, उसकी लेंथ लेंथ है यहाँ पे, और ये रो यानी कि रेजिस्टिविटी कितनी है उस वायर की, अगर वो हमें पता होगा तो हम आसानी से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या है एक्चुअल में? रेजिस्टिविटी वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, वही रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है ना, कि यह वायर कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, जिसका भी वो वायर बना रहेगा, जिस मटेरियल का वो वायर बना है, उसकी उसी को हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रो यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी। रो सिंबल किसका है? रेजिस्टिविटी का सिंबल। देख ली रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी सिंपल से याद रखना कि वायर किस मटेरियल का बना है, उसी को हम उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जो भी हो सकता है, वायर किस मटेरियल का बना है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल आप देख सकते हैं। रो को ही हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? ओम मीटर। अब ओम मीटर देखो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यह हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को आर इंटू ए अपॉन एल और रेजिस्टिविटी को इधर निकाल के लाता हूं मैं। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट याद कीजिए क्या थी? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। तो सिंपल सा मैंने रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट को लिख लिया ओम। लेंथ, सॉरी, एरिया, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। कैंसिल कर देंगे, क्या बचा हमारे पास? ओनली ओम मीटर। तो इस तरह से हम एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ अपॉन एरिया, ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। हमें रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट फाइंड करना है। तो इसको मैं इस तरह से असेंबल कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ। आर इंटू ए अपॉन में एल, रेजिस्टिविटी को साइड में किया, क्योंकि फाइंड क्या करना है? मैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट तो फाइंड करना है हमें। तो देखिए, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? ओम थी। ठीक है ना, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, बचा ओनली आपका ओम मीटर। तो इस तरह से हम एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। देखिए, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है। ये बात हम समझे, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज का सिंबल क्यू, चार्ज की एसआई यूनिट क्या था आपका? कॉलम। करंट की एसआई यूनिट, करंट का सिंबल आई, करंट की एसआई यूनिट क्या था? रिकॉल कीजिए, एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ देख लिया, लेकिन इनके बीच में अंतर क्या है? रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी देर पहले कुछ देखा है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज करंट। मटेरियल की वायबिलिटी जो करंट को रोकने का काम करती है, यानी कि बीच में करंट जो फ्लो रहा है उसमें ट्रैफिक लगाने का काम करती है, रुकावट डालती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन पर किसके रूप में ये डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। मतलब कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को देखते हैं। एबिलिटी ऑफ मटेरियल, देखिए, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ पे एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर की, वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है ना, तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, यानी करंट को ये भी रोकता है। रेजिस्टिविटी भी करंट को रोकने का काम कर रही है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर किसका बना हुआ है? वह कंडक्टर जो है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वह कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, तो उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। जो भी वायर है या कंडक्टर है, कोई सा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, तो वो किसका बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ, उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, यानी कि या उसके लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अगर आपने इसको यहाँ पे ठीक तरीके से समझ लिया
तो समझ लीजिए कि हम ओवरऑल चैप्टर को खत्म करने के कगार पर जा रहे हैं। इसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक समझते हैं अपने हीट पावर के, लेकिन अब ये मेन चीज है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन क्या होता है? देखिए, इस तरह से एक सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है। ये भी आपका वोल्टेज, ये आपके बल्ब लगे हैं, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, पूरी तरीके से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हमारा जो बैटरी है, यानी कि वोल्टेज है, यहाँ इस सर्किट के अंदर देखिए करंट फ्लो रहा है, आई करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट जा रहा है, यहाँ भी करंट जा रहा है। मतलब कि हर एक बल्ब के पास करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखिए, करंट यहाँ भी पास हो रहा है, करंट यहाँ भी पास हो रहा है। मतलब कि यहाँ बल्ब ने एक दूसरे ने सीरीज में कनेक्ट करके अपने हाथ पकड़ रखे हैं। जितना करंट लिया भैया मैंने ले लिया, इसको दे दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे हर एक बल्ब अपने लिए करंट जो यहाँ से निकल रहा है, इस सीरीज कनेक्शन में करंट क्या है? सभी के लिए सेम है। लेकिन ये बल्ब कितना करंट ले रहा है उसको हम देखिए, ये सबका अपना अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। तो उसको हम हर एक बल्ब का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग होगा। यहाँ पे आप समझिए कि जो करंट है, करंट तो यहाँ सबके लिए सेम निकल रहा है, लेकिन हर एक बल्ब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे अपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया। हम जानते हैं कि वोल्टमीटर को हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यदि एमीटर की बात होती तो एमीटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा होता, ठीक है ना, बीच में कहीं पे भी लगा दिया जाता, सीरीज में लगाया जाता है। तो वोल्टमीटर को हमने यहाँ पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ जो देखने में बात आ रही है वो देखिए कि करंट तो सबके लिए सेम है। किस कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में करंट सबके लिए सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए ना, V यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ हम कॉमन लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस आपका V2 प्लस V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सबके लिए डिवाइड हो गया है, अलग अलग हुआ है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है? V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ है, लेकिन करंट सबके लिए सेम है। यहाँ पे जितना करंट था, करंट सबके लिए वापस से करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स में आ जाता है, यानी कि सेल या बैटरी में आ जाता है। तो यह करंट सबके लिए सेम है, ये सीरीज कनेक्शन होता है। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो ये एक सर्किट डायग्राम है पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है। ये आपका वोल्टेज माइनस आपका प्लस, ठीक है। अब देखिए, एक बल्ब आपका यहां लगा है B1, ये बल्ब 2, ये बल्ब 3, सभी के लिए जो वोल्टमीटर है वो हमने एक ही जगह पे कनेक्ट कर दिया। देखिए, जैसे करंट यहाँ से आई फ्लो रहा है, यहाँ पे भी करंट आई, करंट आई। अब यहां से हमने इस करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा दिया? आपका वोल्टेज लगा दिया है, ठीक है ना। कितने आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का। तो देखिए, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर आपका लगा दिया है। तो वोल्ट मीटर सभी के लिए यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे भी करंट बराबर मेजर करेगा वो सर्किट। ये देखिए ना, यहाँ से वोल्ट मीटर अपना फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, करंट यहाँ से आई निकला, करंट यहाँ पर भी अभी सेम है, लेकिन यहाँ जाने के बाद करंट को 3 रास्ते मिले। तो करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जाएगा, और करंट आपका इधर भी मूव करेगा। यानी कि अब यहां जाने के बाद करंट क्या होगा? डिवाइड होगा है I1, I2 और I3 में, ठीक है ना। वापस से करंट यहाँ के में आपको वापस से मिल जाएगा सभी जगह से, और वापस से इस सेल के अंदर वापस से करंट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, करंट यहाँ पे क्या हुआ है? डिवाइड हो गया है। करंट क्या हुआ है आपका? डिवाइड हो गया है। तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई यहां तक तो कॉमन था, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसलिए हमने करंट पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? करंट सब जगह पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सभी के लिए सेम है। जितना वोल्ट जो आपका वोल्टेज का जो करंट है वो यहाँ पे पहुंचा, दोनों पॉइंट में हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, इसलिए वो करंट क्या करेगा? सभी के लिए जो जितना भी करंट आ रहा है वो सभी को क्या करेगा? मेजर कर लेगा, जो कि सभी के लिए सेम होगा। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, करंट सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सभी के लिए सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट सभी के लिए सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज
सभी के लिए अलग अलग होता है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है क्योंकि तीन रास्ते मिल जाते हैं, ठीक है ना। करंट को क्या मिल जाते हैं, तीन रास्ते, तो करंट यहाँ पे क्या होगा आपका, डिवाइड हो गया, तो इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों, क्योंकि करंट क्या होगा यहाँ पे डिवाइड हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और उन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो फिर क्या होता है, देखिए दोनों को साइड में कंपेयर करके हम चलेंगे। सबसे पहले ये एक सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है, जिसमें आपका वे वोल्टेज है, करंट है, ये आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टर फर्स्ट है, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, ये वोल्ट मीटर फर्स्ट, वोल्ट मीटर 2, वोल्ट मीटर 3, ठीक है ना। तो जैसे हमें पता चला कि ये 5 या 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 ओम का, ये 10 ओम का है, तो इसको फाइंड करने के लिए इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक 10 10 10 अलग अलग लेने के बजाय हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 30 ओम का एक रेजिस्टर ले लेंगे। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो सीरीज में हम जानते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अभी कुछ देर पहले हमने उसको देखा है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस आपका V3। यहाँ ऑलरेडी मैंने आपको लिख दिया है, टोटल वोल्टेज क्या है हमारा यहाँ पे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या हम बाई ओम्स लॉ यानी कि V इज इक्वल टू IR में इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए V क्या है हमारा, V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, IRS, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में है तो उसको हम RS लिखेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो देखिए ना, V इनको सेपरेटली लेने के बजाय रेजिस्टेंस को मैंने एक साथ में ले लिया यहाँ, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसे अलग अलग 10 ओम 10 ओम 10 ओम का था, तो डायरेक्टली मैंने 30 ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टर ले लिया है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको क्या ले लिया, रेजिस्टेंस इज 30 ओम का एक रेजिस्टर लिया। तो यहाँ पे V क्या है आपका, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V क्या है आपका, देखिए यहाँ पे V है, V इज इक्वल टू IRS। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ इस तरह से लिख लूंगा, V इज इक्वल टू IRS। अब देखिए V1 क्या है, V1 यहाँ पे देखिए ये हमारा V1 है, ये R1 है, तो V1 इज इक्वल टू I, करंट सबके लिए सेम है, करंट इस रेजिस्टर के लिए अलग रहेगा, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। बाई ओम्स लॉ से हमने ये लिखा है, ठीक है। तो V1 वोल्टेज 1 का, करंट अपना रहेगा, रेजिस्टेंस अपना रहेगा। वोल्ट मीटर 2 का भैया V2, करंट अपना रहेगा, रेजिस्टेंस अपना रहेगा। V3 का करंट अपना रहेगा और रेजिस्टेंस अलग रहेगा, इसलिए V1 इज इक्वल टू IR1। इसलिए हमने यहाँ पे वोल्टेज भी अलग अलग लिखा है, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे V1 क्या है, IR1, तो सेम जैसा हमने V का यहाँ पे IRS लिखा है यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, वैसे हम V1 का यहाँ पे लिखेंगे IR1। V2 देखिए, V2 IR2, V3 IR3। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अब देखिए IRS यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो करंट है वो रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है। तो देखिए IRS है, सब में आई है, तो यहाँ पे हम एक I को यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, नीचे कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे I को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को कैंसिल करेंगे और फाइनली हमें हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा रेजिस्टेंस सीरीज का, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सेम केस को हम इधर समझते हैं, किस केस में, आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में। अब देखिए यहाँ पे, वहां पे आपका वोल्टेज था, यहाँ पे आपका करंट है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस आपका I3। ये पूरा सर्किट डायग्राम है उसका, वोल्टेज करंट यहाँ पे सब जगह पे डिवाइड हो जाएगा, करंट यहाँ पे अलग जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टर अलग लगा है, वोल्ट मीटर आपका अलग लगा है। यहाँ पे करंट क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होता है, तो हम सभी जगह पे वोल्टेज लिख दिए, यानी कि सब जगह पे वोल्टेज आपका सेम है। करंट आपका I1 प्लस I2 प्लस आपका I3, यहाँ पे रेजिस्टर लगा है R1 प्लस R2 प्लस आपका R3। तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सेम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू
आई आर। जिस तरह से हमने V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस इन सीरीज देखा था, उसी तरह से हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लेंगे और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस किसमें करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैरेलल का फाइंड कर रहे हैं, इसलिए आरपी लिखेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे सीरीज में था इसलिए रेजिस्टेंस इन सीरीज, यहाँ पे पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए करंट यहाँ पे भी जा रहा है, सेम है, जैसा यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे आपका सेम है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो इस I को हम ऊपर नीचे करके I इज इक्वल टू V बाई आर कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होगा आपका, V बाई आर। अब यहाँ पे देखिए सेम जिस तरह से हमने वहां पे V को IRS लिखा था, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज लिखा था, यहाँ पर I को हम क्या लिखेंगे, V बाई आर से I इज इक्वल टू V बाई आर कर सकते हैं इसका। तो I को हम क्या लिखेंगे, V बाई आर पी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको फाइंड किया है, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखिए V बाई आर पी। फिर देखिए I1 का भैया वोल्टेज अलग था आपका, तो I1 की जगह हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आर वन, यानी कि वोल्टेज सबके लिए सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो V इज इक्वल टू आर वन, सेम V इज इक्वल टू V बाई आर टू प्लस आपका V बाई आर थ्री। सेम जैसा हमने वहां पे करंट को कॉमन लिया था, यहाँ पे हम वोल्टेज को कॉमन ले लेते हैं। V इज इक्वल टू आर बाई पी, सॉरी V बाय आर बाई पी इज इक्वल टू, V को कॉमन निकाल लिया सब जगह से, तो बचा हमारे पास 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। यहाँ से हम V से V यानी कि वोल्टेज से वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या है आपका, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। यह होता है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। अब दोनों के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस हमारा किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ 30 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 30 ओम का रेजिस्टेंस और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि 3 रेजिस्टेंस दिए, कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या है, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिंपल सा ऐड करना है यार, R1 R2 की जगह हमने वैल्यू को पुट किया और डायरेक्टली पता चला कि R रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है उसका, 90 ओम का आया। कितना रेजिस्टेंस आया आपका, 90 ओम का। ये रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में अगर रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 90 ओम का। लेकिन वहीं अगर रेजिस्टर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए, देखिए यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किए, ये 30 ओम का, ये 30 ओम का, ये 30 ओम का, तो हम फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। सिंपल सा हम 1 बाई आर पी लिखेंगे इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, देखिए ये हमारा रेजिस्टर फर्स्ट है, ये रेजिस्टर सेकंड और ये रेजिस्टर आपका थर्ड। तो R1 की वैल्यू क्या है, 1 बाई 30, R1 क्या है 30 है, सभी जगह पे देखिए R2 भी 30 है, R3 भी 30 है, लिख लिया हमने। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 बाई 30 आएगा, ठीक है। 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 3 बाई 30, मतलब कि 3 से 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30, तो 1 बाई 10। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना है आपका, 10 ओम का। अब देखिए रेजिस्टेंस, अगर देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू सबकी सेम है, 30 ओम 30 ओम, उधर भी रेजिस्टेंस हमने 30 ओम के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस क्या हुआ है, कम हो गया है। और रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस सीरीज में क्या है, 90 ओम का है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो उसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। रेजिस्टेंस को अगर मैक्सिमाइज करना है, इंक्रीज करना है, रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना है किसी सर्किट के अंदर, तो उसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने सीरीज में सेम रेजिस्टर्स लगे हैं, कितने ओम का आया, 90 ओम। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, बड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो उसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। और रेजिस्टेंस को अगर हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो हम उसको किस में कनेक्ट करेंगे, आपके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पैरेलल में कनेक्ट किए थे, सेम रेजिस्टर्स है जो वहां पे हमने सीरीज में लिए हैं, तो सेम रेजिस्टर्स यहाँ पर भी दिए हुए, लेकिन देखिए वैल्यू में बहुत सारा डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा आपका, 10 ओम का आपका रेजिस्टेंस फाइंड होगा, ठीक है। इसी तरह के कुछ और भी एग्जांपल्स है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। इतनी बात हम समझ गए होंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है और रेजिस्टेंस आपका पैरेलल है। दोनों फॉर्मूले हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस सीरीज का, सीरीज में अगर आता है वैल्यू तो डायरेक्टली ऐड करना है,
और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आता है, थोड़ा सा एलसीएम आपको निकाल के वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है ना। कैसे फाइंड किए हैं इस वीडियो में मैंने आपको अभी बता दिया है। अब देखिए हम पढ़ते हैं हीट जनरेटेड, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस तरह से करंट की वजह से हीटिंग के इफेक्ट अपने को नजर आते हैं। सबसे पहले देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उनको करंट दिया जाता है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? आपकी हीट एनर्जी में चेंज होती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है और बीच में कहीं ना कहीं उनको रेजिस्टेंस मिलता है, तो रेजिस्टेंस मिलने के दौरान वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं इमिट, ऊर्जा है तो ऊर्जा कहीं तो निकलनी चाहिए, तो वो हीट एनर्जी हीटिंग के रूप में या हीटिंग इफेक्ट के रूप में कहीं ना कहीं बाहर निकलती है। इसी को हम बोलते हैं, इसी तरह से हीट जनरेट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है आपका? जूल। मेन बात जो है आपका यहाँ पे इसको याद रखने वाला है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है आपका? जूल है। अब देखिए किस तरह से अगर हमें हीट फाइंड करना हो तो हीट फाइंड करने के लिए हम 3-4 फॉर्मूले आपके डिराइव करने वाले हैं। किस तरह से फॉर्मूले आपके निकलेंगे देखिए। हम करंट को जानते हैं आई, तो रिकॉल कीजिए करंट को हमने क्या लिखा था? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी को क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकता हूं मैं, ठीक है सर। एक फॉर्मूला हमें इसमें हीट का फॉर्मूला निकालने के लिए जरूरत लगने वाला है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वर्क किस फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में। यहाँ पे वर्क किस फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में, इसलिए W को मैं क्या लिखूंगा? H। किस फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे वर्क? हीट के फॉर्म में। तो W की जगह मैं लिख लूंगा वर्क की जगह किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। यहाँ पे सिंपल सा लिख लिया मैंने H। V को मैं जानता हूं, एज इट इज लिख दूंगा V को, क्योंकि ये क्या है आपका? वोल्टेज है। Q को मैं I इंटू टी लिख सकता हूँ, तो यहां से मैंने Q को क्या लिख लिया? I इंटू टी। आई इंटू टी यहाँ पे Q है, Q को मैं I इंटू टी लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली I इंटू टी लिख लिया यहाँ पे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा हीट का निकल के आता है, H इज इक्वल टू वी आई टी। ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हमें वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, टाइम दिया हो। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड करते हैं। देखिए हीट एज इट इज दिया हुआ है, V है, V इज इक्वल टू आई आर, हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, तो V को मैं आई आर लिख सकता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर मैं लिख सकता हूँ। V क्या होता है? ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ, तो V को एज इट इज मैंने आई आर लिख दिया, ठीक है। I इंटू टी एज इट इज यहाँ पे नीचे उतार दूंगा मैं। तो देखिए H एज इट इज है, I यहाँ पे दो है, I और I, तो मैं I का स्क्वायर ले सकता हूँ। यहां से इस फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। देखिए V इज इक्वल टू आई आर लिखा हमने, V की जगह हम आई आर लिख सकते हैं, क्योंकि V क्या है? वोल्टेज है, I करंट और R आपका रेजिस्टेंस। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह मैंने क्या लिख लिया? आई आर। I इंटू टी ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो H इज इक्वल टू आई को कॉमन लेके हम लिख लेंगे आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस R और T आपका टाइम। तो सेकंड फॉर्मूला जो हमारा यहां से निकलता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब आपको क्या दिया हो? करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसी से निकालते हैं। देखिए H एज इट इज दिया हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर है आपका, इस V इज इक्वल टू आई आर को मैं I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर है, I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है? I इज इक्वल टू वी बाई आर, हीट लिया मैंने ऑलरेडी। आपका जो V है, यहां से देखना, इस V को मैंने एज इट इज V लिख दिया यहाँ पे। I क्या था? अभी निकाला मैंने I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो यहां से जो I है इसको V बाई आर और एज इट इज टाइम को मैंने T लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे V क्या है, को हम यहाँ पे H इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला बनाते हैं। H इज इक्वल टू H कॉमन लिया मैंने, सॉरी H हमारा जो है वो है ही सही, जो वर्क जिस हीट जिस फॉर्म में वर्क जिस फॉर्म में हो रहा है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली H लिया। V को हमने V स्क्वायर लिया अपॉन में R इंटू टी। अब ये दो हमारे तीनों फॉर्मूले फाइंड हो चुके हैं। जब आपको वोल्टेज दिया हो, टाइम दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो किस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं
करंट जनरेट होता है वो उसको हमने यहाँ पे देखा है। जैसे कि हम जो पानी गर्म करने का जो हीटर आता है उसमें आप देखना, उसमें राउंड राउंड क्यों दिए हुए हैं, क्यों दिए होते हैं राउंड राउंड, क्योंकि राउंड करने की वजह से उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है। अब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कर पाएंगे, रुकावट मिलेंगे, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं किस किस फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में निकलेगी। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, इसलिए जो पानी गर्म करने का हीटर होता है उसमें राउंड राउंड से शेप में बनाया जाता है, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है, लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। रोड लंबा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसी प्रकार से अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ हीटिंग इफेक्ट अप्लायंसेस की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बल्ब के बारे में। तो बल्ब हम सबने देखा, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है और बल्ब के अंदर एक आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है ना, आर्गन गैस भरी होती है, फिलामेंट लगा है। और फिलामेंट को भी देखिए, यह किसका बना होता है, आपका टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है। 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब इस बल्ब के अंदर क्या होता है, आर्गन गैस भरी होती है। इस आर्गन गैस भरे होने का कारण क्या है, अगर इस बल्ब के बाहर अगर कांच नहीं होगा, अगर इसके बाहर अगर कांच नहीं होगा तो ये गैस क्या करेगी, जो आर्गन गैस इसके अंदर भरी हुई है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी और ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इसलिए कांच इसके बाहर लगा होता है। सेम वही प्रोसेस है, करंट मिला, किस फॉर्म में आया, हीट के फॉर्म में, वर्क हो रहा है यहाँ पे, करंट मिल रहा है। करंट आने के बाद यहाँ पे देखिए राउंड राउंड वापस से यहाँ पे वायर की लेंथ को बढ़ाया गया है, वायर की जो इसका टंगस्टन है उसकी लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। टंगस्टन की राउंड करने की वजह से लेंथ बढ़ गई है। अब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास है, वो काइनेटिक एनर्जी किस किस फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में इमिट कर जाती है, इसलिए बल्ब हमारा ग्लो करता है। ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, किस तरह से हमारे होम के अंदर, घरों के अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है। बहुत ही अच्छी डिवाइस होती है, यह हमारे सारे अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट होने से बचा सकती है अगर वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज सभी ने देखा है हमने। ये हमारा रेड कलर का मेन लाइन है, ये न्यूट्रल वायर है आपका, बीच में हमने लगाया फ्यूज। फ्यूज का जो तार होता है ना, फ्यूज का जो वायर होता है वो लेड का बना होता है, जिसको हम पीबी कहते हैं। यानी कि किसका बना है फ्यूज का वायर, आपका लेड का। लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, अगर ज्यादा तेज वोल्ट का करंट अगर इस पास आता है तो ये पिघल जाता है, और पिघलने की वजह से बीच में से सप्लाई ब्रेक हो जाती है। जैसे कि आपका ये आपका फ्यूज तार है, बीच में हमने इसमें फ्यूज तार लगा, फिर उसके बाद हमारी मेन लाइन स्टार्ट हुई। तो अगर वोल्टेज ज्यादा आया तो फ्यूज तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर करंट वोल्टेज ज्यादा मिला तो फ्यूज तार क्या हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो इधर तेज वोल्ट का करंट आपका आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, घरों तक नहीं पहुंच पाएगा, और यहाँ से ये सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हुआ तो आपके जो घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी, अप्लायंसेस, जो भी सारी चीजें अप्लायंसेस है वो सारे शॉर्ट सर्किट या जलने से बच जाएंगे, इसलिए घरों में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो आप इतनी जानकारी समझ गए होंगे। अब देखिए इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है पावर। पावर क्या है? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। किस फॉर्म में हो रहा है वर्क? पावर के फॉर्म में हो रहा है। देखिए वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क यानी कि आपका डब्ल्यू, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब अपॉन में टाइम। तो पावर किस फॉर्म में हो रहा है? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो डब्ल्यू को मतलब जो वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में हो सकते हैं, इसलिए हम उसको ई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने जो हीट के फॉर्मूले यूज किए हैं उन्हीं सारे हीट के फॉर्मूले से हमारे पावर के फॉर्मूले निकलने वाले। देखिए वहां पे हमारा जो वर्क था वो हीट के फॉर्म में हुआ था, तो उसको हमने W इज इक्वल टू वी आई टी यानी कि H इज इक्वल टू वी आई टी लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम वर्क
का यूज करेंगे, इसलिए W लिखा VIT। अगला फॉर्मूला था हमारा I²RT और थर्ड था V²T/R। देयरफॉर इसलिए जब हम पावर का फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो देखिए अपॉन में क्या है, वहां पे वर्क क्या था VIT, तो यहाँ पावर का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए P इज इक्वल टू वर्क किस फॉर्म में था VIT, किस फॉर्म में था वर्क आपका VIT, तो मैंने लिखा सिंपल सा VIT अपॉन में क्या है टाइम है, तो टाइम से टाइम कैंसिल हुआ, टाइम से टाइम कैंसिल हुआ। फिर से समझ लीजिए पावर है वर्क अपॉन टाइम, वहां हीट के केस में वर्क किस फॉर्म में हो रहा था आपका हीट के फॉर्म में हो रहा था, यहाँ पावर के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो वहां W को यानी कि हीट को हमने VIT लिखा था, तो यहाँ W को मैं VIT लिख सकता हूं, इस W को मैं VIT लिख सकता हूं, इसलिए W की जगह मैंने क्या लिखा VIT और अपन में ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, तो टाइम से टाइम कैंसिल हुआ, तो पावर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना आपका P इज इक्वल टू V इंटू आई। सेकेंड फॉर्मूला देखिए P इज इक्वल टू वर्क क्या था आपका I²RT, तो यहां वर्क में लिखा I²RT अपॉन में टाइम दिया है, टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बचा P इज इक्वल टू I²R। सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड है हमारा P इज इक्वल टू V²/R, ये कैसे निकला देखिए, वापस से वर्क की जगह मैंने क्या लिया V²T/R, V²T/R, ऑलरेडी टाइम पावर में दिया हुआ है टाइम अपॉन में, तो टाइम से टाइम कैंसिल हुआ, तो थर्ड फॉर्मूला P इज इक्वल टू V²R, मतलब कि जो हीट के फॉर्मूले हैं उनमें से अपने को टाइम को घटा देना है, सॉरी टाइम को उसमें से कट करना है, और जो भी बचेगा आपका वो सारे आपके पावर के फॉर्मूले रहेंगे। इतनी बात हम समझ गए, जितने भी हमारे हीट के फॉर्मूले उनमें से पावर टाइम को हटा देना है, देन सिंपल से जो हमारे बच रहे हैं वो सारे हमारे पावर के फॉर्मूले। अब देखिए SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या आपकी वॉट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बने भैया, लास्ट ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 किलोवाट मतलब क्या होता है 1000 वाट, यानी कि 1000 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट हार, कॉमनली नोन एज यूनिट। जो हमारे घरों में बिजली आती है उसको हम यूनिट से जानते हैं, जो कमर्शियल यूनिट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो किलोवाट हार यानी KWH, किलोवाट हार, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 1 किलोवाट हार इज इक्वल टू कितना होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सॉल्व करेंगे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट पर सेकेंड, इसलिए 1 किलो वाट आवर को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना भी हम लिख सकते हैं। अब आगे एक बार इस पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक बार आप आगे देखिए, इस चैप्टर में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले एक बार आप डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारे सारे वोल्टेज और करंट के दिए हुए हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस के ρL/A, और आपके हीट के फॉर्मूले, और ये आपके पावर के फॉर्मूले, सभी को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इनका रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।